अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासी इशूज़ तो अपनी जगह, लेकिन कतर से एक बड़ी अफसोसनाक खबर आई जिसमें हमने देखा है कि इसराइल की तरफ से हमास की जो क़यादत है उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई, और बज़ाहिर तो हमास की तरफ से जिन लीडरान को टारगेट करने की बात कही जा रही है इसराइल की तरफ से उसको डिनाई किया गया और ये कहा गया है कि ये खबर सरासर गलत है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये समझ आ रहा है कि इसराइल मुख्तलिफ महाज़ों के ऊपर न सिर्फ ये कि अपने आप को इंगेज कर रहा है बल्कि ख़त्ते में एक डीस्टेबिलिटी का जो एलिमेंट है वो भी पैदा कर रहा है। कभी ईरान के साथ मुख्तसर जंग की सूरत में, फिर गज़ा में जो सिचुएशन है उसकी वजह से भी एक इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो बिल्डअप हो रहा है, और अब हम देख रहे हैं कि वो दीगर ममालिक में भी नए मुहाज़ों को खोल कर न जाने आखिर क्या जो एजेंडा है वो हासिल करना चाहता है। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में इस पर भी बात करेंगे और थोड़ा सा इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी स्टेबिलिटी अपनी जगह, लेकिन टेररिज्म एक ऐसा इशू बन चुका है जो कि बज़ाहिर इस वक्त सबसे ज़्यादा गंभीर होता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में जो टेररिज्म है उसकी वजह से मसाइल इस कदर बढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हदफ तनकीद बना हुआ है। आज भी हमने देखा कि दहशतगर्दी के ही वजह से हमारे फ़ौजी जवान एक शहीद हुए, और बड़ी अफसोस की बात यह है लेकिन हमारी बड़ी तादाद में फ़ौजी जवान ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ महाज़ों के ऊपर दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। लेकिन जो माजी की कुछ पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से जो नताइज हैं वो आजकल सिक्योरिटी इदारों और सिक्योरिटी एहलकारों, उन जवानों को, उन सिपाहियों को फेस करने पड़ रहे हैं जो कि मुख्तलिफ महाज़ों पर पाकिस्तान की हिफाजत और पाकिस्तानियों की और पाकिस्तानी सरजमीन की हिफाजत कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो TTP इसमें बुनियादी किरदार अदा कर रही है खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हवाले से, और उसमें एक बड़ी रुकावट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज़ है। एक बड़ा मसला जो कि काउंटर टेररिज्म के हवाले से ऑपरेशंस का है, बड़े अरसे से वफाक की जो हुकूमत है वो और सिक्योरिटी इदारे इस हवाले से एक पेज पर नज़र आते थे कि ऐसे ऑपरेशंस होने चाहिए, लेकिन इसमें बुनियादी रुकावट ये है कि PTI जो कि सूबाई हुकूमत है वो इसमें एक बड़ा जो फ़ैसले के हवाले से एक एलिमेंट है उसको पास करने की इजाज़त नहीं दे पा रही है। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन आखिर उसका जो खुमियाजा है वो सिक्योरिटी इदारे भी भुगत रहे हैं और ओवरऑल मुल्क को भी इस दहशतगर्दी के जो अंसर है उसका सामना करना पड़ा। इस पर तफसीली ज़रा बात करना चाहेंगे दोनों इशूज़ के ऊपर, और प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में इस पर बात मेरे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर भी हैं और दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं अहमद हसन अल-अरबी। हम उनको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सुनते भी हैं, उनकी राय से भी आगाह होते हैं। हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, मल्टीपल चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपका ओपिनियन चाहिए, लेकिन पहले मैं चाहूँगी कि आज की जो रीसेंट डेवलपिंग स्टोरी है इसराइल का जो कतर के ऊपर फ़िज़ाई हमला है, बड़ा एक मतलब इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इसलिए भी है कि हमास के लोगों को उन्होंने टारगेट किया, अब उनकी शहादतों की तस्दीक भी हो गई है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इसके ऊपर कतर का उस तरीके से जो ऑफिशियल रिस्पॉन्स होना चाहिए, क्या आप समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन में इसराइल का, जहाँ ऑलरेडी उसने हम देख रहे हैं कि गज़ा में इतना बड़ा महाज खोला हुआ है, फिर उसके बाद किसी नए मुल्क के ऊपर हमला करना, आप क्या देखते हैं कि इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं आने वाले वक्त में? देखें, इसराइल जो इस वक्त जो रीजनल अपनी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी को लेके चल रहा है वो बहुत ज़्यादा डिज़ास्ट्रस है। आपने वो एक्स अमेरिकन फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है बिल क्लिंटन, उन्होंने भी कहा कि इस वक्त इसराइल जो अपने फॉरेन पॉलिसी अज़ाइम लेके चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए है कि नेतन्याहू चंद साल और हुकूमत कर सके। और इस सारे फियास्को के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो इसराइल को खुद भी हो रहा है, और मुस्लिम दुनिया के अंदर जो वो कर रहा है उससे जाहिर है पूरे का पूरा मिडल ईस्ट इस वक्त इनसिक्योर फील कर रहा है। पूरा मिडल ईस्ट जो है वो इकट्ठा, वो इकबाल का शेर था ना, मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगरिब ने। तो इसराइल के जो अजाइम हैं वो मुसलमानों को इकट्ठा होने पर मजबूर कर रहे हैं। आपने देखा जब इन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया तो उसके बाद से पूरे मुस्लिम कंट्रीज के अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी डेवलप हो गई थी कि ईरान के बाद उनकी बारी है और ग्रेटर इसराइल के अजाइम इसराइल अचीव करना चाह रहा है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अभी जो पूरी दुनिया में जो रैली हो रही है सपोर्ट पैलेस्टीनियंस और गाजा के लोगों के लिए, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का पूरा apparatus इसराइल ने बिल्ड किया था फॉर द पास्ट 100 years, वो 1985 में थियोडोर हर्जल के झूठों से लेकर अब तक, वो सारे का सारा पिछले 3 साल में कलैप्स हो गए। पूरी दुनिया में चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जिस भी मजहब के आप लोग उठा लें, जो आम आवाम है, जो दिल रखने वाले हैं, जो दर्द रखने वाले हैं, वो फलस्तीन के लोगों के साथ खड़े हैं और इसराइल के झूठों को कॉल आउट कर रहे हैं, जेनोसिडल स्टेट कह रहे हैं। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इसराइल के साथ पब्लिकली खड़ा हो जाता है। यूरोप ने बहुत ज्यादा ममालिक है, उन्होंने इसराइल के खिलाफ स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर नेतन्याहू के पास एक ही तरीकेकार बचता है कि जब प्रेशर एक हद से बढ़े तो दूसरे मुल्कों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दो। तो यही एक आप अटैक कतर के ऊपर भी जो इसने किया, आप उसमें वो उसको देख सकती हैं। और दूसरा इसका जो मेजर फैक्टर था वो ये था कि किसी तरीके से जो अमेरिका की कोशिश है सीज फायर की, उसको जो है वो
क्रिएट की जाए। दुरुस्त। अच्छा हसन, इस हवाले से एक और क्वेश्चन, वो ये कि आपके ख्याल में अभी जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, इसराइल, आपने खुद अभी ईरान का हवाला दिया, फिर गज़ा की सिचुएशन हम देख रहे हैं, इतने मल्टीपल महाजों के ऊपर अपने आप को इंगेज करना, आप क्या समझते हैं कि इसराइल को बैक एंड के ऊपर भी तो असिस्टेंस हासिल होगी ना? एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि जी हम जंग बंदी करवाएंगे, एक तरफ बरतानिया कह रहा है कि जी आप गज़ा में ये सिचुएशन ख़त्म करें वरना हम फिर गज़ा को तस्लीम कर लेंगे मुसलमानों की रियासत। ऐसी सिचुएशन में क्या इसराइल के ऊपर एक कलेक्टिव प्रेशर नहीं डाला जा सकता कि वो इस तरह की इंटरवेंशन ना करे? देखें, इस अमेरिका के अंदर भी दो तरह का थॉट प्रोसेस इस वक्त मौजूद है, लेकिन इक़्तिदार में जो लोग हैं, जो ताकत में है, वो इस वक्त जंग को बंद करना चाहते हैं। उसकी वजह जो है वो सिंपल है, और वो वजह इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है। वो वजह ये है कि अमेरिकन को नजर आ रहा है कि अगर वो एक हद से ज्यादा दुनिया में इसराइल की लगाई हुई आग के चक्कर में इन्होंने अपने फौजियों को और जलाया, अपने रिसोर्सेज को और जलाया, तो अमेरिका अंदर से टूट जाएगा। ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला जो स्लोगन है, टकर कार्लसन है, डोनाल्ड ट्रंप है, इन सारों का ये पॉइंट ऑफ व्यू। इस वजह से वो चाहते हैं कि जंगों से अमेरिका को निकाल के अपने आप को समेटें और अमेरिका को कंसोलिडेट करें। और नेतन्याहू का बोझ उठाना, जैसे मैंने कहा, अब मुश्किल हो रहा है अमेरिका के लिए भी, इंग्लैंड के लिए भी, यूरोप के लिए भी। बिल्कुल ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इसमें क्या डेवलपमेंट होती है। वैसे तो बज़ाहिर हमास की तरफ से इसकी तरदीद आई है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम भी समझ आ सकेगा कि आखिर इस जो हमला है उसके नताइज क्या थे। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपसे आपकी राय जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में टेररिज्म का जो एक इशू है वो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में है, लेकिन दोनों सूबों में बिल्कुल अलग अलग एस्पेक्ट्स हमें नज़र आते हैं। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी मुख्तलिफ बात यह है कि TTP के हवाले से PTI जो कि पिछले तवातुर के साथ 3 मरतबा हुकूमत कर चुकी है KP में, उसका बड़ा किरदार रहा है। आप क्या समझते हैं कि उनकी बड़ी एक पॉलिसी जो है वो नर्म रही है कि हमेशा उन्होंने TTP से बातचीत करने की बात की? अभी रिसेंटली भी जब ऑपरेशंस करने की शुरुआत की कोशिश की गई फोर्सेस की तरफ से, तो आपको भी याद होगा कि उन्होंने कहा कि पहले बातचीत की जाए। इससे कितना नुकसान पहुंच रहा है जो हमारी एक स्टेट पॉलिसी है, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी? आपको क्या लगता है कि इससे क्या इस नैरेटिव से नुकसान नहीं पहुंचा पाकिस्तान को? देखिए, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी रही है फितना अल खवारिज को लेके, वो बहुत सुसाइडल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सफ़े अव्वल पे है जो फितना अल खवारिज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको याद होगा कि APS के अटैक से पहले बानी PTI की वो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि जब APS के अटैक से पहले वो ये कह रहे थे कि ये जो TTP वाले हैं ये हमारे लोग हैं, इनको सीने से लगाना चाहिए, और फिर उन्होंने वो APS पे अटैक किया। और फिर ही इज द ओनली पॉलिटिशियन जिसने तो ये कहा, कौमी धारे में भी लाने की उन्होंने कोशिश की थी। आपको भी याद होगा कि उनको वापस लाके उनको बचाया गया और फिर वही मसाइल जो हैं उसका बाइस बने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। जी। और ये कहते थे कि KPK में, पेशावर में TTP के ऑफिसेस खुलने चाहिए। और यहाँ पे TTP जो मजहबी बयानियां इस्तेमाल करके जितना इन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है, इंडिया ने शायद 3 जंगों में भी पाकिस्तान को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जो इन्होंने TTP, जो इंडिया स्पॉन्सर्ड ये फितना अल खवारिज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने पाकिस्तान को 20 साल पहुंचाया। और इनके बारे में कुरान और अहदीस की रोशनी में भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जब भी इनसे, मफहूम है कि आप जब भी इनसे डायलॉग करेंगे ये आपको धोखा देंगे। और आपने देखा कि पिछले 20 सालों में 100+ अग्रीमेंट्स हैं, यानी मेन जो बड़े इनके साथ मुआहदे हुए हैं वो 10-12 हैं। 100 से जायद ये हैं जिन्होंने मुज़ाकरात में इन्होंने मुज़ाकरात को ख़राब किया, तोड़ा, जो डायलॉग्स इन्होंने किए उनको तोड़ा। और फिर इस सारी सिचुएशन में आपको क्लियर वाज़े इंस्ट्रक्शन है कि आपने खवारिज के खिलाफ लड़ना है। ये फितना अल खवारिज हैं, इनका आखिरी ग्रोह दज्जाल के साथ निकलेगा। ये हदीस शरीफ में आया, इनकी निशानियां मौजूद है कि इनकी इवन दाढ़ी कैसी होगी, इनके बाल कैसे होंगे, ये तक हदीस शरीफ में इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं। बता दिया गया कि ये किस तरीके के होंगे, और इंस्ट्रक्शंस भी दे दी गई कि आपने इनसे कैसे डील करना है। अनफॉर्चुनेटली PTI का पहले दिन से जो स्टैंड है वो बिल्कुल कुरान, हदीस और इस्लाम की रोशनी में अगर उसको देखे तो बिल्कुल एंटी इस्लाम है, जो इस्लाम की इंस्ट्रक्शंस है उसके खिलाफ। और फिर उसके बाद जो स्टेटहुड है, जो पाकिस्तान की रियासत है, स्टेट्समैनशिप है, दुनिया का जो टेररिज्म को डील करने के लॉज और प्रिंसिपल है, उसकी नजर से भी अगर आप देखें तो बिल्कुल PTI का स्टैंड उसके खिलाफ है। टू द एक्सटेंट, मैं सिर्फ आपके उसके बता रहा हूं कि अलामा इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने बड़ी डिटेल में खवारिज के ऊपर काम किया, और उनकी किताब जो है उसमें वाज़े तौर पे उन्होंने लिखा है कि जो PTI को जो TTP को यानी फितना अल खवारिज को सपोर्ट करते हैं, इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, अपने दिल में नरमी रखते हैं खवारिज के लिए, वो भी खवारिज का ही एक फिरका है। बिल्कुल, मावनत करना भी उसी जुमरे में आता है। अच्छा हसन, माजरत आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन एक और एस्पेक्ट भी मुझे जानना है। ये जो काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस हैं, ये बड़े अरसे से इसकी कोशिश हो रही है, वफाक से
भी सपोर्ट थी और इवेंचुअली सिक्योरिटी फोर्सेस की ये ख्वाहिश थी कि अब इसी तरफ जाना चाहिए क्योंकि और कोई चॉइस आपके पास नहीं बची। पिछले कुछ अरसे में इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा अब खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ गए हैं, लेकिन अब इसमें इंसानी हकूक़ का एलिमेंट लेके आना या फिर इनको डिले करवाना या फिर आपके ख्याल में उसमें किसी किस्म की कोई और मसाइल पैदा करना, आप नहीं समझते कि एक तो इसका प्रोविंस को कितना नुकसान होगा और इस बयानिए के बाद खुद पीटीआई को इसका कितना नुकसान होगा? देखिए, मॉडर्न टेररिज्म जो है उसके ऊपर पूरे दुनिया के जो वॉर स्कूल्स हैं उनका कंसेंसस इस बात पे है कि आप टेररिज्म को जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप जब टेररिज्म को जस्टिफाई करोगे यू बिकम अ पार्टी टू इट। पीटीआई क्या करती है, पीटीआई या जो भी पाकिस्तान के अंदर या बाहर जो शख्स भी आपको ये कहता मिले कि जो खवारिज हैं ये बेचारे इस वजह से गर्दनें उतार रहे हैं और सरों के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं क्योंकि इन पे आज से 10 साल 20 साल पहले ये जुल्म हुआ था, जब ये बयानिया कोई सियासी जमात क्रिएट करने की कोशिश करे तो आपको समझ जाना चाहिए कि उनका एजेंडा ह्यूमन राइट्स या इस तरह का नहीं है, उनका एजेंडा और है। जो भी आपको टीटीपी की, आप मुझे ये बताएं इंसानियत के नाते, या आप सिर्फ ये बताएं, आप छोड़ दे जर्नलिज्म को या किसी भी चीज को साइड पे रख के, क्या गर्दनें उतार के उसकी वीडियोस लगाना और लोगों को खौफजदा करना दुनिया इंसानियत के किसी कानून के मुताबिक जस्टिफाइड है? बिल्कुल। इस सारी सिचुएशन के अंदर आप जब इस तरीके का बयानिया लेके आते हैं तो आप अपने भी दुश्मन होते हैं, आप रियासत के भी दुश्मन होते हैं, आप ह्यूमैनिटी के भी दुश्मन होते हैं। और ऐसा हमारे पास मिसालें मौजूद हैं। हर वो जमात जिसने केपीके के अंदर टीटीपी की जब ये मर्ज कर रही थी 2001, 2002, 2003 के अंदर, जिस सियासी जमात ने इनको सपोर्ट किया, इनके बयानिए को जस्टिफाई करने की कोशिश की, इनकी दहशतगर्दी को जस्टिफाई करने की कोशिश की, इवेंचुअली इसी दहशतगर्द तंजीम ने, फितना अल खवारिज ने उस सियासी जमात को हिट किया, टारगेट किया। तो अच्छा, अभी भी ये जो पीटीआई के साथ बिल्कुल सही। हसन, लास्ट मेरे पास मिनट है लेकिन मैं बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल मिस नहीं करना चाहती। आपके ख्याल में पाकिस्तान जब भी कभी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की बात करता है या वो जो एक तरीके से फैसिलिटेट भी करते थे या वो अवेयरनेस रखते थे लेकिन कुछ कहते नहीं थे, जब टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक होता था तो हम ये देख रहे हैं कि उसमें भी पीटीआई की ये कोशिश होती थी कि उनके साथ उस तरीके से, हार्श तरीके से अफगान गवर्नमेंट के साथ भी ना निपटा जाए। खैर, अभी तो चाइना की इंटरवेंशन के बाद अब बज़ाहिर अफगानिस्तान गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि हमारी लैंड पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही अगर हो। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस एस्पेक्ट को अगर देखा जाए तो क्या अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की भी बासपोर्स नहीं होनी चाहिए थी? इसमें आखिर पीटीआई का क्या बेनिफिट हो सकता है? नहीं, देखिए, पाकिस्तान तरीके अभी अगर आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को अगर आप देखें तो आई डोंट नो पीटीआई का माइंडसेट क्या है खवारिज को लेके। क्या वो उसको एज ए लेवरेज यूज करना चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत के खिलाफ? आई डोंट नो। लेकिन ये बहुत डिजास्टरस स्टेप्स हैं जो पिछले कुछ अरसे में इन्होंने लिए हैं। फॉर एग्जांपल, जब ये पाकिस्तान ऑपरेशन ज़रब है उसके बाद जब इनको हमने निकाल के फेंका, जब पाकिस्तान में हर रोज कोई ना कोई दहशतगर्दी का वाकया हो रहा था, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में था पाकिस्तान, जानों की कुर्बानियां दे के, खून बहा के हमने इनको पाकिस्तान से बाहर निकाला। तो जैसे ये पीटीआई की 2018 में गवर्नमेंट आई, अब वो बयानात मौजूद हैं इनके पीटीआई के चेयरमैन के जी मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, वो अफगानिस्तान के अंदर तो खतरा था इनको, तो हमें इनको वापस लेके आना था। सो कौन दहशतगर्दों को वापस लेके आता है अपने मुल्क में? और वो भी 40,000 के करीब दहशत। अभी जो आप दहशतगर्दी देख रही हैं, आज भी शहादतें हुई हैं। वो बहुत हमारे खूबसूरत मेजर साहब शहीद हुए हैं वो लड़ते हुए बड़ी बहादुरी के साथ। ये सारी की सारी जो अब शहादतें हो रही हैं ये उस फैसले को अंडू करने के लिए हो रही है जो 2018, 19 और 20 में इमरान खान ने किया था कि इन्होंने टीटीपी को लाके वापस आबाद करना था। सो यहाँ पे किसी भी सियासी जमात को, किसी भी दहशतगर्द ग्रोह को, दुनिया की तारीख में जब भी किसी सियासी जमात ने दहशतगर्द ग्रोह को एज अ लेवरेज इस्तेमाल किया है उसको उसका बहुत शदीद नुकसान हुआ है। आप खत्ते की मिसालें देख लें, आप ग्लोबली देख लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अनफॉर्चुनेटली उसी जो पडल है, उसी गड्ढे में दोबारा गिरने के लिए जा रही है और ये इनके लिए भी नुकसानदेह होगा। हमारे पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान का तो नुकसान हो ही रहा है, हम उससे लड़ रहे हैं। पहले ये टीटीपी फितना अल खवारिज कभी कामयाब हुआ ना, कभी आगे होंगे। शहादतें हम देंगे लेकिन इनको खत्म करेंगे। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर पीटीआई कहां पे स्टैंड करती है, दैट्स अ क्वेश्चन। बिल्कुल, लम्हा फिक्रिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अहमद हसन मौजूद थे, सीनियर दिफाई तज्जियाकार भी हैं, बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर भी हैं और बड़ा कैटेगोरिकली जो सिचुएशन है टेररिज्म के हवाले से उसके ऊपर बात कर रहे थे। अब देखना ही होगा कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनको बड़ी अच्छी बात है कि तीसरी मरतबा इक़्तिदार में आने का इस सूबे में मौका मिला, लेकिन उसके बावजूद भी टेररिज्म एक ऐसा इशू है जिसको अभी तक कंट्रोल करने में पीटीआई नाकाम नज़र आती है। कंसेंसस इस पे बिल्डअप होता जा रहा है कि 3 दफ़ा लगातार इक़्तिदार में आने के बावजूद भी पीटीआई वो नताइज नहीं दे सकती है जिससे टेररिज्म का खात्मा हो सके। तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी जो पॉलिसीज़ हैं
वो भी गलत डायरेक्शन में है। इसी वजह से शायद वो जो टारगेट्स हमारे स्टेट के लेवल के हैं वो टारगेट्स वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। एक मुख्तसर वक्फा उसमें जिस तरह हम बता रहे हैं कि सैलाब के हवाले से जो सिचुएशन है, यकीनन बहुत सारे काम अभी भी बाकी है करने के लिए और बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि पंजाब में तो तबाहकारियों के बाद अब ये सैलाब सिंध की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन दावे तो पीपल्स पार्टी की तरफ से भी हो रहे हैं। इंटरेस्टिंगली एक ये पॉजिटिव अप्रोच भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बज़ाहिर इस वक्त उसको बड़ा बैकफुट पर करने की कोशिशें की गई हुकूमत की तरफ से, चाहे हम देख लें या हम केसेस के हवाले से देख लें, केसेस में फ़ैसलों के हवाले से देख लें, लेकिन उसके बावजूद भी एक अप्रोच जो है जो डेवलप हो रही है वो ये है कि इस वक्त जो सैलाब के इफेक्टिव्स हैं उनके ऊपर बात करने की ज़रूरत है, उनके मसाइल को उजागर करने की ज़रूरत है। एक ऐसे माहौल में जब हम देख रहे हैं कि जो खान साहब की बहन है अलीमा खान साहबा, एक 2-3 मरतबा उन्होंने बात करने की कोशिश की, प्रेस टॉक करने की कोशिश की, उनके साथ बड़े एक नामुनासिब किस्म के इंसिडेंट्स भी हुए, लेकिन उसके बावजूद भी वो बड़ी वोकल हैं, उनके साथ पीटीआई की लीडरशिप भी खड़ी है। लेकिन ये बात भी कही जा रही है कि आहिस्ता आहिस्ता अगर इस वक्त हम फोकस उन इफेक्टिव्स की तरफ रखें जो कि पूरे मुल्क में इस वक्त हैं सैलाब मुतासरीन की सूरत में, तो इसके ऊपर भी गौर गौस हो रहा है। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कोई कॉन्क्रीट शक्ल दे सकेगी? कितना इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त हुकूमत के साथ खड़े होकर हाथ मिलाकर एक ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें इन इफेक्टिव्स की कुछ दादरसी हो सके और इसमें एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान भी बन सकता है, जिसका आगे चलकर दोनों जो ओपोनेंट्स हैं चाहे हुकूमत या अपोजिशन उनको फ़ायदा भी हो सकता है। इसी तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं और सेनेटर भी हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, माहिर कानून भी हैं। अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए सर। अब पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि बड़े अफसोस की बात है सर कि पिछले कुछ दिनों के दौरान हमने एक से ज़्यादा मरतबा इंसिडेंट्स देखे, अलीमा खान साहबा के साथ बड़ी बदतमीज़ी की गई, पीटीआई ने इसके ऊपर कंडेम भी किया और अब ये भी सुनने में आया है कि इसमें जो लीगल एस्पेक्ट है, कानूनी चाराजोई भी की गई है उस सहाफ़ी के साथ जिसकी वजह से सारा माहौल क्रिएट हुआ। आप क्या समझते हैं कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है या जानबूझकर किया जा रहा है? अलीमा खान साहबा की भी ये कहना था कि ये भी सोची समझे तरीके से ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। वैसे ओवरऑल पीटीआई की इसके ऊपर क्या राय है? देखें, जहाँ तक तो ताल्लुक है किसी के ऊपर भी किसी किस्म की चीज़ फेंकना, जबकि वो एक पब्लिक स्टेटमेंट कर रहे हैं, चाहे वो जहाँ की भी हों, किसी भी जमात की हों, उसको तो कंडेम करना मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी को चाहिए कि करे। और मुझे खुशी की बात यह है कि अक्रॉस द बोर्ड इसको पूरी तरह कंडेम किया गया इस इंसिडेंट को। उसके अलावा ऑफकोर्स हमारा एक मुआशरा भी है, हमारा ये भी है कि हमारी बहनें और जो माएँ हैं उनका हम ख़ास ख्याल रखते हैं। और इस किस्म का इंसिडेंट आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी खातून के साथ शायद नहीं हुआ था, लेकिन वो हुआ और हमें अब चाहिए कि हम सब उसको इतना ज़्यादा कंडेम करें कि ऐसी हरकत तो ना हो। दूसरी तरफ आती है बात सहाफ़त की। अब देखिए, हमें एक सियासतदान के तौर पे कम से कम मेरा तो ये व्यू है कि सहाफ़ी जो हैं वो हर किस्म के सवाल पूछते हैं, सही गलत, प्लांटेड नॉट प्लांटेड, जेन्युइन, हर किस्म का सवाल आता है, मुश्किल से मुश्किल, आसान से आसान, लेकिन हमें हंसते हुए, स्माइल करते हुए उसका जवाब देना पड़ता है। और जहां हम समझते हैं कि जवाब नहीं देना चाहता, हम कह देते हैं कि हम जवाब इस पॉइंट पे नहीं दे सकते। तो सहाफ़ियों का काम है, उसमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, कि वो अच्छे भी और बुरे भी सवाल करें। लेकिन हमारा काम है कि, और हमारे जो कारकुन हैं, जो सियासी कारकुन हैं, जो उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ खड़े हों, उनका भी एक फ़र्ज़ है कि किसी किस्म का काउंटर तशद्दुद ना करें। अगर एक गलत सवाल आता है, एक बुरा सवाल आता है, कुछ उसलूबी से उसका जवाब दे दें, लेकिन कानून को अपने हाथ में ना लें। ये हमारा मौक़िफ़ है पीटीआई का। हम समझते हैं कि जमहूरियत का तकाजा भी ये है कि जमहूरियत में जब हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की, आज़ादी राय की, इस आज़ादी की कि हम कुछ भी बोल सकें, तो हमारे ऊपर भी एक कदगन है कि हम जो जिस तरह बोलें वो एक ख़ास दायरे में रह के, शराफत के दायरे में रह के बात करें। अगर तनकीद भी करनी है तो अच्छे खूबसूरत अल्फाज से तनकीद करें। लेकिन इसी तरह सहाफ़ियों का भी एक होता है, एक अपना क्राइटेरिया होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल तरीकाकार होना चाहिए। लेकिन अगर गलत सवाल आ जाए या हमारी तरफ से भी कोई गलती हो जाए, तो फिर वो ये मतलब नहीं कि आप झगड़ा शुरू कर दें। तो मेरा ख्याल है कि दोनों साइड से शायद गलती थी। सही।
चलिए, ये एक पॉजिटिव अप्रोच है कि आप समझते हैं कि दोनों तरफ से थोड़ी बहुत गलती हुई, लेकिन उसको एड्रेस होना बड़ा ज़रूरी था, और मेरा ख्याल है कि अब ये सॉर्ट आउट भी ये चीज़ हो जाएगी। अच्छा अली ज़फ़र साहब, सर ये भी कुछ दिनों से पीटीआई के कुछ लीडरान की ये राय थी कि इस वक्त जो सैलाब है पूरा पाकिस्तान इफेक्ट कर चुका है, अब सिंध की तरफ जा रहा है। ये कहा जा रहा था कि हम वैसे अपोजिशन की सियासत कुछ दिनों के लिए पसे पुश डाल के अगर सैलाब इफेक्टीज़ के ऊपर बात कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आप क्या समझते हैं कि पार्टी ने इस हवाले से खान साहब से बात की है, या ये अभी एक म्यूचुअल अप्रोच है या सोच है जो अभी तक खान साहब से डिस्कस नहीं की गई, और अगर ऐसा किया जाता है तो उसका पीटीआई को कितना फ़ायदा हो सकता है आगे चल के? मेरी कल ही खान साहब से मुलाकात हुई थी और बड़ी तफसीलन मुलाकात हुई थी, और उन्होंने काफ़ी अरसा जो हमारी बातचीत हुई उसमें सबसे पहला मौक़िफ़ ही सैलाब के इशू पे किया। और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा दुख है और मुझे बड़ा अफसोस है, और मैं समझता हूँ कि पीटीआई को ये जो सैलाब के हमारे ज़द्दान हैं जिनके जिनके जीते हैं उनके लिए भरपूर मदद करनी चाहिए, और आप जाके बाहर पीटीआई को कहें कि ये हमें इसमें हाथ बढ़ाना है और लोगों की मदद करनी है, जितना भी आपका इख्तियार हो, जितने भी आपके मसाइल हों उसके मुताबिक। और इसमें कोई शक नहीं है कि हम चूँकि जब पाकिस्तानी कोई भी मुसीबत पाकिस्तान पे आती है तो पीटीआई और कोई भी जमात हो, मेरे ख्याल से वो सफ़े अव्वल पे खड़े होके अपनी इमदाद देती है और अपनी मदद करती है। तो पीटीआई ने उसमें तो कोई शक नहीं है कि हम जहाँ सियासत कर रहे हैं वहाँ अपनी जमहूरियत के लिए भी लड़ रहे हैं, जहाँ इंसानी हकूक़ के लिए भी हमने जंग जारी की हुई है, वहाँ हम सैलाब के खिलाफ भी, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ भी, और लोग जो इस वक्त मुसीबत में हैं उनकी मदद के लिए भी उसी तरह जंग होना चाहिए। और खैबर पख्तूनख्वा में तो बड़ा एफर्ट भी किया गंडापुर साहब ने, लेकिन वो काफ़ी अरसे तक अकेले ही इस हवाले से फ़ाइट करते रहे। बाकी वफाक या पंजाब या दूसरे सूबों की तरफ से उनको वो असिस्टेंस तो नहीं मिलती नज़र आई थी। अच्छा, ये फरमाइएगा सर कि राना सनाउल्लाह साहब ने कई मरतबा कहा कि बातचीत होनी चाहिए, अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, लेकिन वो साथ साथ कुछ क्रिटिकल स्टेटमेंट्स भी देते आए हैं। उन्होंने कहा जी सियासत में बड़ा गलत कल्चर जो है वो पीटीआई ने मुतारिफ करवाया और इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आपके ख्याल में चाहे अपोजिशन हो या हुकूमत हो, एक पॉजिटिव अप्रोच कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने कभी आपको इस टोन में या उस अंदाज में बात करते हुए नहीं देखा, बहुत से पीटीआई के लोगों को नहीं देखा। अब अगर एक तरफ से इस किस्म के स्टेटमेंट्स आए तो फिर अपोजिशन की हैसियत से आप लोग बातचीत कैसे कर सकते हैं हुकूमत के साथ? क्या उसका कोई माहौल बन सकता है ऐसे सिचुएशन में? देखिए, इसको मैं दो पार्ट्स में जवाब देता हूँ। एक तो मेरा ख्याल है सवाल ये है कि क्या इस वक्त कोई मुज़ाकरात का चांस नज़र आ रहा है, या कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, या किसी किस्म की किरण है उस जानिब। मेरी नज़र में मुज़ाकरात के इस वक्त दरवाजे बंद हैं, और उसकी वजह आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, और वो ये है कि हमारे ऊपर जिस किस्म का तशद्दुद हो रहा है, जिस किस्म की ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जिस तरह की नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, उस माहौल में तो किसी किस्म के मुज़ाकरात का फ़ायदा भी नहीं। तो ये तो है हालिया पोजीशन। अब दूसरा सवाल आपका है कि होनी चाहिए, बिल्कुल उसका जवाब मेरा ये है कि होना चाहिए। कोई ऐसा होना चाहिए ज़रूर, क्योंकि मुज़ाकरात से, बातचीत से ही हल निकलता है। और सियासतदान जो है, आप पाकिस्तान की तारीख देख लें, मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी, मुश्किल से मुश्किल लड़ाई में भी हमने रास्ते निकाले हैं, और यही उम्मीद होगी लोगों की भी हर सियासी जमात से कि कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। तो मुस्तकबिल में किस तरह हो सकता है, रास्ता निकल सकता है या नहीं, मेरा ख्याल है कि इसका जवाब हुकूमत के पास है। अगर हुकूमत कोई ऐसी इन्वायरमेंट, कोई ऐसी माहौल डेवलप करे, ऐसा मसलन एग्जांपल मैं आपको देता हूँ मिसाल, कि अगर हुकूमत आज अनाउंस करती है कि जनाब हम सारे सियासी कैदी हैं पीटीआई के, उनको रिहा करते हैं, हम अपने झूठे मुकदमे वापस लेते हैं, हम एहतजाज का मौका देते हैं, पीटीआई अपनी पार्लियामेंट में भी बात करे, अवाम के सामने भी जाके बात करे, तो मेरा ख्याल है एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि फिर मुज़ाकरात या बातचीत या किसी किस्म के हल की तरफ हम ज़रूर गामजन हो सकते हैं। तो इसलिए ये तीन हिस्सों में मैंने आपको जवाब दिया। इस वक्त किरण नज़र आती होनी चाहिए, कल को हो सकता है हो जाए, लेकिन उसका जवाब जो है
के पास है। अच्छा अली ज़फ़र साहब, सर वक्त का आपके साथ पता ही नहीं चलता, लेकिन मैं चलते चलते एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है वो मैं स्किप नहीं कर सकती आपके हवाले से। ये फरमाइएगा कि खान साहब की रिहाई की बड़ी उम्मीद रही थी 2025 में, लेकिन अब ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा साल गुजर चुका है, लेकिन बज़ाहिर कोई चांस नहीं नज़र आ रहा। कुछ ये भी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं इस्लामाबाद में कि शायद उनको जो कुछ बीमारी के मसाइल इस वक्त दरपेश हैं हेल्थ से रिलेटेड, शायद उनको बनीगाला भी शिफ्ट किया जा सकता है। दूसरी एक अफवाह ये चल रही है कि शायद अलीमा खान साहिबा को पार्टी की बागडोर दी जा सकती है। तीसरा, क्या शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई का कोई रास्ता, क्योंकि देखें ऑब्वियस है उनके केसेस में तो उनको ज़मानतें मिल रही हैं, जस्टिफाइड हैं, तो क्या ऐसा होता है? तो आपको नहीं लगता कि शाह महमूद कुरैशी साहब के बाहर आने के बाद भी सूरत हाल बेहतर हो सकती है? अगर इन तीनों चीज़ों का आप मुझे आंसर दे दें। कि देखें, आखिरी सवाल से पहले मैं शुरू करता हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब बिल्कुल इस वक्त ऑलमोस्ट उनके सारे केसेस खत्म हो गए हैं और वो बाहर आ सकते हैं, बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। मैंने पहले भी प्रिडिक्ट किया था, और वो बड़ी एक खुशाइन बात होगी क्योंकि वो आके वो एक बड़े सोबर और सीजन्ड पॉलिटिशियन है, और एक अच्छी बात होगी कि वो आके हमारे सफ़ों में वापस शामिल हों और पार्टी में अपनी शमूलियत के बाद एक गाइडेंस भी दे सकें और उनके एक्सपीरियंस का हम भी फ़ायदा उठा सकें। तो मेरा ख्याल है ये हम सब एक तरह से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो इंशाल्लाह आएंगे। दूसरी आपने बात पूछी अलीमा खान की कि क्या वो चेयरमैन बनने की कोई हवा है या उसमें कोई सच्चाई है, तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ना उन्होंने कभी कहा, ना उन्होंने कभी ख्वाहिश जाहिर की कि मैं चेयरमैन बनना चाहती हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़े तौर पे कहा हुआ है कि मैं किसी की ऐसी सियासत नहीं करना चाहता जिसमें मेरे कोई ख़ानदान का इस शामिल हो। ये मेरी पार्टी है, जमहूरी पार्टी है, इसी के रैंक्स में से लोग निकल के आगे आएंगे। तो ये भी वाही। तीसरी सवाल आपका ये था, आपने जिक्र किया कि शायद ये एक अफवाह है कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है। मैं उनको कल ही लेके आया हूँ, तो मैं आपको ये कंफर्म करता हूँ कि माशाल्लाह उनकी सेहत बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह 2 साल पहले थी। सिर्फ इतना उन्होंने ज़रूर कहा कि उनको एक उनका रेगुलर चेकअप होता है जो उनके वो करते हैं डॉक्टर्स, जो हर साल मेरा ख्याल है जब भी एक आप सर्टेन एज पे आ जाएं तो हर एक को हमें से कराना चाहिए। वो चेकअप जिसमें आपका सारा देखा जाता है वो नहीं हो रहा, और वो 1 साल से नहीं हो रहा। तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि आप अदालत से रजू करें। और उसके अलावा ऑफ कोर्स जो चीज़ मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि उनके साथ जो एक तरह से टॉर्चर हो रहा है, वो टॉर्चर ये है कि उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा रहा है, यानी कि उनको किसी से मिलने नहीं दिया जाता, उनके तक किताबें नहीं पहुंचती, टीवी उनको फराहम नहीं है, न्यूज़पेपर अखबारात उनको फराहम नहीं किए जाते, और ये एक बड़ा तकलीफ देह टॉर्चर होता है। इंटरनेशनल कवानीन के तहत भी, हमारे आइन के तहत भी वो इंसानी हकूक़ के खिलाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर अली ज़फ़र साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन पीटीआई के पास बड़े महदूद ऑप्शंस हैं, लेकिन अब देखना होगा कि अगर फ्लड सिचुएशन को देखा जाए तो सियासत से हटकर अवाम की फ़लाह के लिए, अवाम के इस वक्त जो मसाइल हैं उनको अगर एड्रेस किया जाए, चाहे वो पार्लियामेंट फ्लोर हो, चाहे अवामी मैदान हो, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। कहते हैं सैलाब बज़ाहिर तो पंजाब से गुजर गया है, लेकिन तबाही का सिलसिला अभी भी नहीं रुका है। हर गुजरते दिन पंजाब में भारत से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसकी वजह से मज़ीद जो गांव है वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। मुल्तान के बाद हम देख रहे हैं मुजफ्फरगढ़ हो, दीगर इलाके हों, वो अभी तक वहाँ पर सैकड़ों गांवों के डूबने का जो सिलसिला है ख़त्म नहीं हो सका है। दूसरी तरफ सिंध में हम देख रहे हैं कि सैलाबी पानी बढ़ रहा है, लेकिन बज़ाहिर सिंध बड़ा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि सिंध के पास तैयारी का टाइम तो रहा है, लेकिन उसके अलावा जो एक अवेयरनेस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें बड़ी कॉन्फिडेंट है कि वहाँ के लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। लोगों को पर वक्त इवैक्यूएट कर दिया गया है, कैंप्स बना दिए गए हैं, और बज़ाहिर उनकी तैयारियां जो हैं वो हतमी मराहिल में हैं। लेकिन अब जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पिछले 2 दिन से सिंध में बड़े प्रोएक्टिव हैं और मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि एक ज़रूरी एमरजेंसी की भी बड़ी ज़रूरत है। एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ग्रेन्स हैं उनकी शॉर्टेज हो सकती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें सजेस्ट कर रहे हैं हुकूमत को जिस पे बज़ाहिर लग रहा है कि वफाक को सोचने की ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों पर और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद है माहिर आबी उमूर डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपका, आपको दोबारा हमने ज़हमत दी है। लेकिन इस वक्त की जो सिंध की सिचुएशन है सर, उनका आप खुद भी समझते हैं कि क्लाइमेट उनका जो एक तरीके से एरिया है वो भी मुख्तलिफ किस्म का है, फिर ये कि एक अंडरस्टैंडिंग भी वहाँ पर वो उनको तैयारी का भी खासा टाइम मिल गया। आप समझते हैं कि जितना डैमेज
केपी या पंजाब में पहुंचा फ्लड की वजह से, क्या उतना सिंध में पहुंचेगा? क्योंकि वो बड़े रिलैक्स नज़र आ रहे हैं बज़ाहिर अगर देखा जाए तो। जी देखिए, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। जो सिंध का प्रोविंस है ना जी, वो इससे पहले जो दो हमने मेजर फ्लड्स देखे हैं रिसेंट, 2010 का, फिर किसी हद तक 2014 का, एंड देन फॉलोड बाय 2022 फ्लडिंग। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है वो सिंध के ऊपर हुआ था। बाकी जगहों पे भी हुआ था, बहुत हुआ था, लेकिन सिंध में सबसे ज़्यादा हुआ था। तो वहाँ के लोग जो है ना, जिसको हम कहते हैं ना बैटल हार्डन्ड, वो हैं, उनमें बहुत सी चीज़ें अडेप्टेशन में आ गई हैं। एंड वो जो अडेप्टेशन है उसके जो लेवल है वो सोसाइटी में भी है और गवर्नेंस में भी है, और गवर्नेंस के भी ऑल टीयर्स के बीच में है। अभी सिंध के पास इस वक्त 2-3 एडवांटेजेस हैं कंपेयर टू पंजाब और केपी जो उनके पास नहीं था। स्पेसिफिकली अगर मैं पंजाब को इसमें मेंशन करूं तो पंजाब के लोगों ने पिछले 40 साल से लेकर अभी तक कोई फ्लड देखा ही नहीं था। ठीक है, नहीं अभी रिसेंट जो पुराने फ्लड्स थे उसमें पंजाब इतना इफेक्ट नहीं हुआ था आपके ख्याल में? नहीं, इतना नहीं हुआ था जितना सिंध हुआ था, जितना सिंध हुआ था और जितने वो अभी हुए हैं। यानी अभी उनके जो है वो जो इम्पैक्ट है वो इस तरह का है कि जैसे 2010 में और 22 में सिंध में हुआ था। अब उसकी वजह यह है कि जो पंजाब के जो दरिया हैं वो आते थे इंडिया से, जो कि हमने सिंतास मुआहदे में उनको दे दिए। तो इंडिया को इजाज़त मिल गई कि वो बेशक उसका सारा पानी भी निकाल ले। इन दरियाओं में हम बस लिंक कैनाल्स के थ्रू इतना इतना पानी छोड़ते रहे कि हमारी नहरें चलती रहें। तो इसलिए वो तो फ्लडिंग जो है उसको भूल गए। दरिया का साइज़ छोटा हो गया, वो नाले बन गए। और पिछले 40 साल में जब फ्लड नहीं आया तो आपकी आधी से ज़्यादा आबादी 40 साल से कम उम्र है, लोगों ने देखा ही नहीं था। तो पीपल बिकम कंप्लेसेंट, उनको पता ही नहीं है कि फ्लड कोई चीज़ होती है, उनको पता ही नहीं कि। और आप खुद ही सोचे ना कि जो इस वक्त से 20 से 40 साल की उम्र के लोग हैं, वो लोग हैं जो पूरा ये सिस्टम को चला रहे हैं, वो लोग हैं जो डिसीजंस कर रहे हैं, और वो लोग हैं जिन्होंने ये सारा काम करना है ऐसे मुश्किल टाइम में। सही, उनको पता ही नहीं उन्होंने क्या करना। बिल्कुल ठीक। लेकिन हम ये बात भूल गए कि ये जो फ्लड्स होते हैं, जब डैम्स बनते हैं, अब पंजाब में फ्लड्स क्यों नहीं आते थे? कि पंजाब के 3 दरियाओं के ऊपर इंडिया ने डैम बनाए हुए थे। डैम की प्रॉब्लम ये है कि डैम छोटे फ्लड्स को एलिमिनेट कर देता है, आप भूल जाते हैं उनको। लेकिन जब बड़ा फ्लड आता है तो वो उसको मैग्नीफाई करके छोड़ता है। अब उसका लॉस भी, उसका नुकसान भी ज़्यादा होता है। उसका नुकसान फिर पहले से भी ज़्यादा होता है कि अगर वो नेचुरल आता। अब देखिए 1988 में ये इनका जो है सतलुज में हमारी फ्लडिंग हुई थी, उस वक्त रावी में नहीं हुई थी। और उसके बाद में 1992 में जेलम में इस तरह की फ्लडिंग हुई थी जिसमें डैम के गेट खोले गए थे। सही। और रावी पे अभी तक ये काम नहीं हुआ था इंडस वाटर ट्रीटी के बाद, तो रावी चलता रहा और उसको लोग भूल गए। अब ये बहुत ज़्यादा स्केल के ऊपर हुआ है। और अभी देखिए इस दफ़ा जेलम वाले एरिया में फ्लड्स नहीं आए अभी तक, वो डैम भी नहीं भरा, क्योंकि ये मुख्तलिफ डायनामिक्स हैं। नहीं तो इसका फिर ये इसका मतलब समझा जाए कि जहाँ जहाँ फ्लड आते रहे वहाँ के लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया क्या? इसी कॉन्टेक्स्ट में कल वो सीएम सिंध साहब फरमा रहे थे कि जी जो कच्चे के लोग हैं वो आपसे और मुझसे बेहतर जानते हैं, उनको पता है कि पानी कितने दिन में उतरेगा। तो ये उनको विद द पैसेज ऑफ टाइम या फ्लड की वजह से समझ आया, या उनकी अपनी कोई इसमें मतलब एक्सपर्टीज़ है? देखिए ये बहुत आपका दिलचस्प सवाल है, और ये सीएम साहब ने मेरे ख्याल में बहुत गहरी बात की है सीएम सिंध ने जी। और इट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स ऑन दी टॉप लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्लड्स। जो मैंने कहा कि सिंध वाले बैटल हार्डन्ड हैं एट ऑल लेवल्स। उसकी वजह यह है कि देखें, जब आपने दरिया को स्ट्रक्चर्स के साथ कंट्रोल करना शुरू किया ना 20th सेंचुरी में, अंग्रेज़ ने भी वो काम किया, उसके बाद में इंडस वाटर ट्रीटी के बाद हम भी वही काम करते रहे हैं अभी तक। तो हमने क्या किया कि हमने जो दरिया का नेचुरल फैलने का, सुकड़ने का और वो था ना, उसको हमने इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्स के बीच में कर दिया। लेकिन वो जो कच्चे का एरिया है ना, उसमें हमारी इंजीनियरिंग नहीं है, उसको हमने छोड़ दिया, नेचुरल छोड़ दिया। अब जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं ना, वो दरिया के उतार चढ़ाव को हमसे बहुत बेहतर समझते हैं। जो दरिया के बंद के इस तरफ आ गया ना, उसको नहीं पता कि दरिया उधर क्या करता है, लेकिन जो उधर रहता है उसको पता है कि दरिया क्या कर रहा है। मसलन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरा अपना गाँव जो है वो भी बिल्कुल दरिया चिनाब के किनारे पे है, और दरिया के बीच में ना मसलन ये बेले होते हैं जो एक लाइक आइलैंड इन द स्ट्रीम, वो बड़े जरखेज होते हैं, तो उसमें लोग अपने जानवर वगैरह चराने के लिए ले जाते हैं। और उधर जब वो देखते हैं ना कि जो चींटियाँ हैं वो मुंह में अंडे पकड़ के घास के तिनकों के ऊपर जा रही होती हैं, तो उनको समझ आ जाती है फ्लड आने वाला है, और वो कहते हैं कि जी अपने डंगर कढो, सैलाब आ रहा है जी। सही, बिल्कुल। तो ये है वो
लोकल नॉलेज, ये वो कच्चे के लोग हैं जो कि दरिया की नेचर को समझते हैं। दे डोंट हैव ए क्वालिफिकेशन और ए डिग्री अवॉर्डेड टू देम, लेकिन उन्होंने ओवर द ईयर्स वो जो डिग्रियां शिग्रियां लेके हम जैसे लोग आते हैं, हमसे बहुत बेहतर वो समझते हैं। ऑब्वियसली उनकी लर्निंग हमसे बहुत ज़्यादा है, सिर्फ उसकी लर्निंग के ऊपर हमने किसी इंस्टीट्यूशन को सर्टिफिकेट लिख के नहीं दिया। एग्जैक्टली, बहुत और इसलिए जब अभी लेकिन जो फ्लड का जो माइंड सेट है ना वो चेंज हो रहा है। दुनिया ने शुरू में जब मशीनें बना ली बड़ी, उन्होंने कहा जी फ्लड कंट्रोल, वो जब कंट्रोल फेल हुए तो उन्होंने कहा फ्लड मैनेजमेंट। अच्छा, फ्लड मैनेजमेंट में ये चीज़ें होती हैं कि जी इस डैम में पानी भर दो, इसमें छोड़ दो, इतना गेट खोल दो, इतना कर दो, इसको तोड़ दो, इसको जोड़ दो, ये फ्लड मैनेजमेंट है। अब दुनिया इससे भी एक स्टेप आगे जा चुकी है, वो कहते हैं फ्लड अडेप्टेशन। और अडेप्टेशन कहाँ से आती है? सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ नॉलेज इज लोकल कम्युनिटी जो दरिया के साथ रहती है, वो आपको बताएगी कि अडेप्टेशन आपने कैसे करनी है। सिंध के लोग आफ्टर बीइंग हिट बाय रीसेंट फ्लड्स, they are more adapted to floods as compared to पंजाब and KP। बिल्कुल तो ये चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल में इसको अब पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए कि जो दरिया के करीब रहने वाले लोग हैं उनका लोकल नॉलेज हमारी पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए, रिफ्लेक्ट करे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन अब्बास, माहिर आबी उमूर हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनन सैलाब अपने वक्त पर तो यकीनन यहाँ से गुजर जाएगा, लेकिन उसके बाद जो तबाही छोड़ के जाएगा उसको रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस से गुजारने में एक बड़ा वक्त लग सकता है। और इससे हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि हुकूमत को यकीनन ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है जो कि हर कुछ सालों के बाद जो सैलाब से तबाही होती है उसको कम से कम किया जा सके। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।